चलिए चलते हैं साल 2026 में। एक ऐसा दौर जब भारत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। एक ऐसा संकट जिसने हर घर को, हर रसोई को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलपीजी संकट की। वो वक्त जब रसोई गैस की एक एक बूंद सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई थी। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था। नहीं, ये तो लाखों लोगों के वजूद पर एक सीधा हमला था। अजय मंडल जैसे लोगों के ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये उस बेबसी और उस डर की चीखें थीं जो उस वक्त पूरे देश में गूंज रही थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक लड़ाई जो हजारों मील दूर चल रही थी, उसकी आंच सीधे भारत की रसोई तक कैसे पहुंच गई? चलिए एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो भारत से हजारों मील दूर दुनिया के एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ते में छिपी थी। एक ऐसा रास्ता जिसे हमारी ऊर्जा की लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा। तो हम असल में कितने निर्भर हैं? अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत की कुल एलपीजी खपत का 60%, जी हां 60% हम बाहर से मंगाते हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस 60% का भी 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। सच कहें तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे कमजोर और सबसे नाजुक कड़ी थी। और हाँ, ये कोई मामूली सा रास्ता नहीं है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का हर 5वां तेल और गैस का जहाज यहीं से गुजरता था। तो जाहिर है, जब इस रास्ते पर ताला लगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जैसे भूचाल आ गया। और भारत इस भूचाल के बिल्कुल सेंटर में था। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम ने एक आम भारतीय के घर और चूल्हे पर क्या कहर ढाया। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 6 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगना एक आम बात हो गई थी। लोग अपना काम, अपनी दिहाड़ी छोड़कर सिर्फ एक सिलेंडर के लिए दिन दिन भर इंतजार करने पर मजबूर थे। लखनऊ की एक महिला के ये शब्द उस बेबसी को दिखाते हैं जो उस वक्त हर शहर, हर गली में महसूस की जा रही थी। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जो बच्चों को स्कूल भेजकर लाइन में लगी है और उनके वापस आने तक भी लाइन में ही खड़ी है। ये सिर्फ एक सिलेंडर की लड़ाई नहीं थी, ये रोज की जिंदगी की लड़ाई बन गई थी। और देखिए, जहां भी किसी चीज की कमी होती है, वहां कालाबाजारी शुरू हो जाती है। जो सिलेंडर सरकारी रेट पर करीब 900 रुपए का मिलना था, वही ब्लैक मार्केट में 4000 रुपए या उससे भी ज्यादा में बिक रहा था। ये तो सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर डाका था। माया रानी जैसी लाखों माओं के लिए ये संकट एक रोजाना का डरावना सपना बन चुका था। जब एक मां को अपने बच्चे के लिए सिर्फ दूध उबालने के लिए भी पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके थे। और ये जो आग थी, ये सिर्फ घरों के चूल्हों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द इसकी लपटें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने वाली थीं। जरा सोचिए, रेस्टोरेंट का तंदूर, गुजरात की सिरेमिक फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी भट्टियां, बेकरी के अवन, ये सब कुछ गैस पर ही तो चलता है। तो जब गैस की सप्लाई बंद हुई तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक एक करके देश के कई जरूरी उद्योग ठप पड़ने लगे। जरा इस चार्ट को देखिए। एक रेस्टोरेंट जिसने गैस की किल्लत में लकड़ी पर खाना बनाना शुरू किया, उसकी बिक्री 70% तक गिर गई। क्यों? क्योंकि लकड़ी पर खाना पकाने में वक्त बहुत लगता है और एक बिजी किचन के लिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। नतीजा ये हुआ कि रेस्टोरेंट्स को अपने मेन्यू छोटे करने पड़े। डोसा, पूड़ी और राजमा जैसी चीजें जिन्हें पकाने में ज्यादा गैस लगती है, वो मेन्यू से ही गायब हो गईं। मतलब ये संकट अब हमारे कल्चर और हमारे स्वाद पर भी हमला कर रहा था। और देखिए, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। शहीदुल आलम जैसे हजारों मजदूरों के लिए ये सब कुछ कोविड लॉकडाउन की डरावनी यादें ताज़ा करने जैसा था, जब उनके पास अपने गांव लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये संकट बिल्कुल अचानक से आ गया, या ये एक ऐसी तबाही थी जिसका अंदाजा पहले से ही था? और सच तो यही है कि ये कोई अचानक आई मुसीबत नहीं थी। अख्तर मलिक जैसे एक्सपर्ट सालों से इस बारे में चेतावनी देते आ रहे थे। होर्मुज जलडमरू मध्य पर हमारी ये जो हद से ज्यादा निर्भरता थी, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। बस हम उस पर बैठे रहे और चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि हमारी तैयारी कितनी अधूरी थी। दुनिया भर के देश कम से कम 40 से 60 दिनों का इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व रखते हैं, और हमारे पास सिर्फ 20 दिनों का। ये सिर्फ एक कमी नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। खैर, जब संकट गहराया तो सरकार भी हरकत में आई।
घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने के ऑर्डर दिए गए, अस्पतालों को प्राथमिकता पर सप्लाई दी गई, यहां तक कि राशनिंग जैसे कदमों पर भी विचार किया गया। ये सब जरूरी था, पर सवाल तो वही है कि क्या ये सब सिर्फ डैमेज कंट्रोल था, जबकि इस संकट को आने से रोका जा सकता था? तो आखिर में ये संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी रसोई गैस से लेकर हमारे फ़ोन तक हम जिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हर रोज़ निर्भर रहते हैं, वो असल में कितनी मजबूत हैं? ये सवाल सिर्फ 2026 के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।